इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद शवों का मिलना लगातार जारी है। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 तक जा पहुंची है। आज भी राहत बचाव के दौरान रैणी गांव में 5 शव मिले, जबकि तपोवन से भी 5 शव मिले हैं। लगातार शवों का मिलना जारी है। सबके बीच रैणी गांव में 5 शव तो वहीं तपोवन में भी 5 शव मिले हैं और मरने वालों की संख्या 50 तक जा पहुंची है। लगातार कोशिश की जा रही है रेस्क्यू के जरिए कि शायद किसी जिंदगी को बचा सके, लेकिन इस बीच 50 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चालू है और रेस्क्यूअर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार अंदर जाकर इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? एक रेस्क्यूअर्स है, उसका जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो हमेशा दिक्कतों भरा होता है और रेस्क्यूअर्स उसी तरह से उसके लिए ट्रेन होते हैं। मेंटली फिजिकली टफनेस वो उनको उस ट्रेनिंग में दी जाती है, तो उसका किस तरह से मुकाबला करना उन परिस्थितियों का, ये इसके लिए एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स पूरी तरह से ट्रेन है। तो एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन इस बीच कई शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। 50 तक जा पहुंची है मरने वालों की संख्या। रैणी गांव में 5 शव बरामद किए गए, तो वहीं तपोवन से भी 5 शवों को बरामद किया गया, लेकिन अभी भी आशंका बनी हुई है कि लोग फंसे हो सकते हैं और इसी आशंका के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान कोशिश यही कर रहे हैं कि फंसे लोगों तक पहुंचा जाए और उनकी जिंदगी को बचा लिया जाए। लगातार पिछले कई दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, अब क्या अपडेट वहां से आपको मिल पा रहा है, क्योंकि अब मरने वालों की संख्या 50 तक जा पहुंची है? जी, साफ तौर पर गायत्री अगर बात करें तो आज कम से कम 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। रैणी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस जगह पर अभी तक करीबन 6 शव सुबह से बरामद हुए हैं। और अगर बात की जाए टनल की, तो वहां पर करीबन 120-130 मीटर की खुदाई के बाद वहां पर भी आज 5 शव मिले हैं। तो लगातार शव मिल रहे हैं और ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए कि लगातार ये ब्रिज बनाने का काम भी यहाँ पर जारी है और उसके पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर से करीबन एक के बाद एक आज 6 शव बरामद हुए हैं। तो ऐसे में लगातार शवों का मिलना जारी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम कोशिश जो है पूरी कर ली जाए, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई शायद जिंदा हो, कहीं फंसा हो, उसकी भी उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गायत्री। दीपक रावत, अब जरा तस्वीरों के जरिए समझाइए कि और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अब तलाशा जा रहा है और जहां पर ये आशंका बनी हुई है कि अभी भी वहां पर लोग मिल सकते हैं, वहां पर फंसे हो सकते हैं? देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रैणी गांव है। रैणी गांव के पास में एक ऋषिगंगा डैम था। ये वो जगह थी जहां पर सबसे पहले ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिरता है। डैम का हिस्सा, पूरा हिस्सा जो है वो सैलाब में यहाँ से टूट जाता है और उसके बाद यहाँ पर करीबन 30 से 35 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, ऐसा बताया गया है। संडे का दिन था और ये सभी के सभी फ़िलहाल लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक यहाँ से 8 से 9 डेड बॉडीज़ हैं, उससे ज़्यादा रिकवर की जा चुकी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में भी अभी यहाँ पर लोग लापता हैं। उन्हीं की तलाश जो है, ये देखिए मशीनें जो लगी हुई हैं वो कर रही है। ऐसे में जब यहाँ से सैलाब आगे बढ़ता है तो वो एनटीपीसी के टनल तक पहुँचता है, उस टनल को भी पूरी तरह से वो तबाह कर देता है। वहाँ पर भी करीबन 100-150 से ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे थे, उनकी भी तलाश जारी है। वहाँ पर भी लगातार जो है बॉडीज़ रिकवर की जा रही हैं। तो लगातार इन 2 जगहों पर, ख़ास तौर पर इस रैणी गांव की बात करें और एनटीपीसी टनल की बात करें तपोवन में, तो इन 2 जगहों पर ही तलाशा जा रहा है लोगों को कि जो लोग मिसिंग हैं, इन्हीं जगहों से मिसिंग हैं। लगातार डेड बॉडीज़ रिकवर भी हो रही हैं, लेकिन कोशिश इस बात की ज़्यादा है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि टनल के भीतर शायद कोई ऐसा स्पेस बचा हो जहाँ पर कुछ लोग अभी भी हों, जिंदा हों, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। दीपक, ये भी बताइए जरा, क्योंकि आप रैणी गांव में मौजूद हैं, अभी वहां पर कितना मलबा है, कितने लोग वहां पर हो सकते, कोई फाइनल आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से मिल सका है? देखिए, इस वक्त तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं रैणी गांव की। रैणी गांव के पास में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस यहाँ पर एक जो पुल हुआ करता था, उसके टूट जाने की वजह से जो दूसरी तरफ के गांव हैं, चाहे मलारी, नीति, इन सब गाँव की बात करें, लाता गाँव की बात करें, ये सब गाँव कट चुके हैं। तो ऐसे में बीआरओ लगातार ये जो ब्रिज है वो बनाने का काम कर रही है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ब्रिज तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो गाँव कट गए हैं, करीबन 7 से 8 गाँव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं इस वक्त, वो सब एक बार फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ रेस्क्यू के बारे में जो प्रशासन की तरफ से जानकारी
जानकारी मिली है वो ये कहा गया है कि यहाँ पर तो लगातार तलाशा जा ही रहा है लोगों को, लेकिन टनल के भीतर सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि टनल के अंदर पानी मलबा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। वहाँ पर उसको साफ़ करना एक बड़ी मुसीबत है और ऐसे में लगातार अत्याधुनिक मशीनों के ज़रिए उस मलबे को निकाला जा रहा है और यही वजह है कि अब जो बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रही हैं। आज करीबन 5 बॉडी वहाँ से रिकवर हुई हैं और इस इलाके से 6 बॉडी रिकवर हुई हैं। तो लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे खत्म कर लिया जाए। जी गायत्री, लौटेंगे आपके पास। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद से 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। बीआरओ के जाबाज जवान जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई, जिंदगियों को बचाने और गुमशुदा को जो लोग हैं उनकी तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को अब खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। इतनी भयानक ये तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहाकर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश, कुदरत के कहर के गहरे निशान। यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें। इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई सर, उसके लिए करोड़ों देशवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल ये कि जब आपको सूचना मिली, पहला रिएक्शन कैसा था आपका? देखिए, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर मुझे एक खबर देखने को मिली कि चमोली में इस तरह की कोई घटना घटित हो गई है। और मैंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मैंने तुरंत अपने जिलाधिकारी से संपर्क किया। अपने जो हमारे सचिव हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर की सेवा देखते हैं, उनको कहा कि आप हेलीकॉप्टर तुरंत तैयार करिए और मैं पुलिस लाइन पहुंच रहा हूं। प्रोग्राम 10-15-20 मिनट रुक कर और मैं सीधा पुलिस लाइन गया। हेलीकॉप्टर तब तक पहुंचा नहीं था क्योंकि उनको डीजीसीए से अनुमति भी लेनी होती है और फ्यूलिंग भी करनी होती है। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर हम तुरंत घटनास्थल की ओर हम चल पड़े और मुझे लगता है कि जितना जल्दी पहुंच सकते थे उतना जल्दी हम वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमने 1 मिनट भी हमने ख़राब नहीं किया, क्योंकि उत्तरकाशी की आपदा हो, चमोली की आपदा हो या देहरादून में जब 2010 में आपदा आई थी उत्तराखंड में, उस समय काफ़ी जगह पर काफ़ी जल भराव हुआ था। तो अनुभव ये कहलाता है कि आप जितनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंच जाएं और जितनी जल्दी रेस्क्यू कर सकें, उससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। दूसरा, जो जब वहाँ पर जाते हैं तो जो मनोबल बढ़ता है, वहाँ पर जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, या जो लोग घायल हैं या परिवार के लोग हैं, उनको एक बड़ा मानसिक बल उससे मिलता है कि कोई प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच में आया है, अब हमको उनकी आशाएं बनती हैं। तो हमने तुरंत वहाँ जा कर के और उन लोगों के बीच में गए। सौभाग्य से वहाँ पर आईटीबीपी का हमारा कैंप है, सेना का वहाँ पर सेंटर है। तो मेरे पहुँचने से पहले आईटीबीपी वहाँ पहुँच गई, सेना वहाँ पहुँच गई, ज़िले का जो तमाम प्रशासन है हमारा
उसने वहाँ पर काम संभाल लिया था। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि सबसे पहला एक्शन क्या था आपकी तरफ से, पूरी मशीनरी की तरफ से, कि जो पानी का वेग चला है वहां से वो आगे जाकर ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो उठाया गया? सर देखिए, उसके लिए तमाम जो आज हमारे संचार की सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जो स्थानीय आधार पर हम परंपरागत रूप से करते हैं कि साउंड सिस्टम से हम जगह जगह पर लोगों को अलर्ट किया गया। और आप ये देखिए कि 10:30 के लगभग ये घटना हुई और 11:30 बजे तक पूरे जो संभावित क्षेत्र थे कि यहाँ प्रभाव पड़ सकता है इस आपदा का, वहाँ बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों की ओर या सुरक्षित जगह पर निकल गए। हमारे यहाँ रेलवे का काम चल रहा है और उधर रोड का काम चल रहा है, और तमाम जितने भी हमारे कस्बे हैं उत्तराखंड में सब नदियों के किनारे हैं, नदी वैली में हैं। तो सबको अलर्ट कर दिया गया। उसमें हमारी पुलिस बल है, जिला प्रशासन है, हमारे SDRF है, उन लोगों ने बहुत भूमिका निभाई और बहुत बड़ी भूमिका निभाई समाज के लोगों ने, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और इस खबर को बहुत तेज़ी से प्रचारित और प्रसारित किया। तो उससे तो आशंका थी, उसको एक कहा जा सकता है कि हमने समय पर उसका निदान किया है। जी सर, ये आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच ही रही कि इस बार का जो रिस्पांस टाइम था उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, विपक्ष ने भी उसकी तारीफ की है, लेकिन प्रदेश के मुखिया के तौर पर आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो आपदा के दिन वहां उस क्षेत्र में पहुंचे। अपने आप में जोखिम भी था, क्या आया था उस वक्त मन में आपके? नहीं, निश्चित रूप से जोखिम होता है ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि कई बार लोग इतने आक्रोश में होते हैं अपने दुख के कारण कि वो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति भी कई बार होती है। मैं इस तरह की स्थिति पहले भी एक बार झेल चुका हूँ। लेकिन अब हम लोग अगर मुखिया हैं प्रदेश के, तो ये सब चीज़ें के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, ये हम मानते हैं। और मैंने बिना किसी सुरक्षा के या कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तरह का ताम झाम हो, उसको बिल्कुल हमने उसका विचार किए बगैर हमको लगा कि सब पहले हमको वहाँ पर पहुँचना चाहिए, बाकी बातें बाद में विचार कर लेंगे। कई बार हम लोग काम कर लेते हैं पहले और बाद में विचार करते हैं, ये भी कई बार होता है। ऐसे इसमें हुआ, क्योंकि मैं एक बार खुद मेरे साथ ऐसा एक आपदा के समय हो चुका है। तो रात को मुझे 9-10 बजे जब मैं आराम कर रहा था, तो मुझे तब ध्यान आया कि मैं आज वहाँ तुरंत इतनी जल्दी में गया, और पुलिस प्रशासन को भी हमने इतना समय नहीं दिया कि वो कुछ तैयारी करें वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये जोखिम लेना, ये मुखिया को जोखिम लेना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर हमको इसके लिए आगे भी तैयार रहना चाहिए। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि 7 फरवरी को आपदा के बाद किस तरीके से प्रोएक्टिव होते हुए न सिर्फ प्रशासन बल्कि शासन की तरफ से भी तमाम वो कदम उठाए गए जो उस वक्त जरूरी थे। और अभी भी पूरे प्रयासों के साथ कोशिश रही कि जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी को किसी तरीके से बचा लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद से 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरे जोर से चल रहा है और BRO के जो जाबाज जवान हैं वो जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने में जुटे हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई, जिंदगियों को बचाने और गुमशुदा हो चुकी जिंदगियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए, हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। भयानक की तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहा कर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश।
कुदरत के कहर के गहरे निशान। कि यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें। अभी इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। तैयार हो रहे आस के पुल। ब्रिज बनाने का काम बीआरओ कर रही है, वो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप देखिए तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और ये दिन रात काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन गाँवों को जोड़ा जा सके। तपोवन की इस घाटी में बीते 7 दिनों से बेसब्र नजरें टिकी हुई हैं। मीलों तक बस मलबा ही मलबा नजर आता है। उम्मीदें जमीन से लेकर आसमान तक सारा जहां खंगाल रही हैं। ये निगाहें जब जमीन पर होती हैं तो उम्मीद की दुआ के लिए आसमान की तरफ देखती हैं, और जब आसमान से झांकती हैं तो जमीन पर इनको जिंदगी की तलाश होती है। गरज ये कि जहां कहीं भी जिंदगी हो वहां मदद का हाथ पहुंच जाए। तपोवन में जिंदगी को बचाने की कश्मकश के बारे में खुलकर बात करें, उससे पहले आइए उस ताज़ा खबर का रुख करते हैं जिसके सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में राहत की नई सांस ली जा रही है। ऋषिगंगा नदी के ऊपर की तरफ एक कृत्रिम झील बन गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस झील का पानी छलका तो फिर तबाही का मंजर भयानक होगा। लिहाजा उसी का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम कमांडेंट नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में झील के नजदीक पहुंच गई और झील का एक वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेजा। उत्तराखंड के डीजीपी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा की बनी झील पर पहुंचे और बताया कि झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद की रोशनी चट्टानों और मलबे को भी चीर कर रख देती है। ये साबित कर दिखाया है यहाँ उन जांबाजों ने जो घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कनों की आहट को सुनने के लिए यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का रैणी गांव है जहाँ सैलाब ने सबसे ज्यादा और सबसे गहरी दस्तक दी, जिसकी वजह से यहाँ कुदरत की तबाही के सबसे गहरे निशान नजर आ रहे हैं। इसी गांव ने सबसे पहले सैलाब को उठते हुए देखा। यही गांव 7 रोज पहले आई तबाही की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। इसी गांव में बर्बादी का वो मंजर मौजूद है जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर अब है तो मलबा, मशक्कत और मजबूरी के बीच जिंदगी की तलाश। दिक्कतें तो थोड़ी सी कभी कभी मौसम की दिक्कत आता है, बट अदरवाइज बीआरओ आपको मालूम है 24 घंटे काम कर रहा है दिन रात में 2 शिफ्ट्स। तो जितना भी दिक्कत होने के बावजूद भी जो है काम युद्धस्तर में चल रहा है। 3 दिन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बना दिया है वो जो आपको मतलब एविडेंस है। इस वक्त यहाँ बहुत तेजी से पुल बनाने का काम चल रहा है ताकि जिंदगी के टूटे तारों को फिर से जोड़ा जा सके। बीआरओ यहाँ एक अस्थायी पुल तैयार कर रहा है। इस पुल के बनने से वो सभी गांव एक बार फिर जुड़ जाएंगे जिन्हें सैलाब की तेज धार एक दूसरे से दूर कर गई। Bridge which we are planning is a Bailey bridge because that Bailey bridge is the first and the fastest which we can launch. Subsequently, we will have to go in for a permanent bridge which was earlier destroyed. So it is basically to give connectivity to the villages which have been cut off now as early as possible. ये मान के चला जा सकता है कि 2 दिन के अंदर ये ब्रिज जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो ऐसे में उन गाँव के लिए बहुत राहत की खबर है जो गाँव बिल्कुल कट गए हैं, बिल्कुल नज़दीक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो नदी है वो उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में अगर वो गाँव जुड़ जाते हैं तो जितना भी राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँचाई जा रही है वो इस ब्रिज के जरिए पहुँच जाएगी, यानी कि जो राहत है वो बहुत ज़्यादा मिल पाएगी इन गाँव वालों को।
चमोली के तपोवन में आई आपदा को बीते 7 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल की अनगिनत टीमें सैलाब से तबाह हुई जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अभी भी कई दर्जन लोग टनल और मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते लम्हे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। हमारा रैनी में भी एक्सकेवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। इस सैलाब की वजह से जिन 13 गांवों का संपर्क जोशी मठ मुख्य धारा के रास्तों से टूट गया था, उनके लिए सेना के जवानों ने नदी को पार करने का इंतजाम कर दिया है। चेन माउंटेन मशीन से लेकर नई नई तकनीकों की मदद से सुरंग की खुदाई और मलबा निकालने का काम तेज कर दिया गया है। चूंकि हादसे के 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए बचाव टीम सुरंग में फंसे लोगों और वक्त की अहमियत को बखूबी समझ रही है। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कल से चेन माउंटेन मशीन भी लगा दिए गए और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेन पहले हम लोग लगा रहे थे, कोई नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्क्वेटर लगा दिए हैं चेन माउंटेन और डंपर भी लगा दिए हैं। बीते रविवार को जब ग्लेशियर टूटा था, तो उसके बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा में उफान आया तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सके और पानी की ताकत के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबा बनकर पानी के साथ बह गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के कहर के निशान रैनी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। रैनी गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग में भी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो जगह है जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। धौली गंगा के जरिए जब सैलाब इस जगह पर पहुंचा तो मंदिर के पास बना पुल और 2 मंजिला योग सेंटर पानी के साथ बह गया। मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मंदिर का एक हिस्सा दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के भीतर तक पानी और मलबा अभी तक भरा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही कि जब तक सैलाब इस जगह तक पहुंचा, यहां मौजूद पुजारी और बाकी लोगों को फोन कॉल के जरिए अलर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान बच गई। ये वो जगह है जहां से बद्रीनाथ धाम करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अगर बद्रीनाथ कपाट खुले हों, दर्शन के लिए लोग जा रहे हों, तो उस वक्त इस जगह पर भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि इन दिनों कपाट बंद हैं। दर्शन के लिए जो लोग यात्री यहाँ पर आते हैं वो आजकल कम हैं। 3 से 4 लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ऊपर से इनको फ़ोन कॉल आया था कि ऊपर से सैलाब आ रहा है, जो अपनी जान बचा सकता है वो ऊपर वाले इलाकों में चले जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ऊपर चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हालात, क्या स्थिति उस वक्त रही। हमको पता चल गया था कि तपोवन में बोल के कि नदी बढ़ गई है, कि आप भाग जाओ वहाँ से। और जो हम उसी टाइम पे हमने सोचा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, कि बोल के कम पानी होगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे पुजारी जी, जो विष्णु भगवान और भैरवनाथ के पुजारी जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, कि कोई ज़्यादा नहीं है। जब हमको पता चला कि जब पहले पानी आया तो पानी पुल से ऊपर तक पानी बढ़ गया था। यहाँ पे देखा तो पूरा मकिंग भर गया था कि हमको भागने का भी मौका नहीं मिला। फिर बाद में जब यहाँ तक मकिंग पहुँचे तब जाके हम भाग गए यहाँ पे से। ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में यह खौफनाक मंजर जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। जी अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल पाई है किसी भी तरह की। कितने दिन बीत गए हैं? ये आज लगभग 7 दिन हो गए आज, उस जब से तो कोई पता नहीं चला अब तक भी। परिवार के लोग गए हैं वहाँ पर? जी परिवार के लोग गए हुए हैं। परिवार के लोग, मेरा भाई गया है। ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा में आए सैलाब से अनगिनत जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी भी चमोली और जोशीमठ के इलाके में 166 लोग लापता हैं, जबकि 38 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 की पहचान हो चुकी है और 26 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। तपोवन की बड़ी टनल से मलबा हटाया जा रहा है। इसके 71 मीटर नीचे एक छोटी टनल भी है,
जहां मशीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एनटीपीसी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वहां मलबा है लेकिन प्रेशर हाई नहीं है, लिहाजा अब वहां 1 फीट तक ड्रिलिंग की जाएगी। एनटीपीसी के अधिकारियों ने बाकायदा नापकर बताया है कि टनल को 140 मीटर तक खोदा जा चुका है, फिर भी मलबा हटाने का काम जारी है। तपोवन में हर गुजरते लम्हे में जिंदगी का तराना गाते हुए ये जांबाज सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मेरा कर्म यही, मेरा धर्म यही, ये जान भी हमने वारी है। चाहे कोई भी विपदा हो, मेरी मातृभूमि हमें प्यारी। बायजूस यंग जीनियस के मंच पर हम मिले हैं कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी मेमोरी पावर्स, जिनकी रिटेंशन स्किल्स देखकर मैं तो दंग रह गया। एक ऐसे ही यंग जीनियस से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर। जय आदित्य शेट्टी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय आदित्य, हाय, दिस इज आनंद हियर, हाउ आर यू? I'm fine. How did you enjoy the experience? I really enjoyed it. It was really good. Everyone was cooperative. It was one of the best experiences of my life. What did you enjoy the most? Shooting, talking to you. How do you remember so much? आप कैसे याद कर लेते हो? बाइनरी कोड्स, वो भी 0101 के कॉम्बिनेशंस इन्होंने जैसे याद किए, वाह। I love the challenge. मुझे बहुत अच्छा लगा चैलेंज। तो डर नहीं लगा कि अगर मैंने गलती कर दी तो? नहीं, ऐसा होता नहीं है कि कॉन्फिडेंस रहता है तो सब ठीक होता है। कॉन्फिडेंस रहता है तो सब ठीक होता है। आपके पापा और मम्मा भी आए थे, कैसा लगा उन्हें शो? उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। They were really proud of me. Great. All the very, very best. Good talking to you. Good to have you on the show. Thank you. I'll keep following what you're going to do. Genius.